दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है तिलिस्मी घाटी की चुड़ैल। ये राज कॉमिक्स वालों की स्टोरी है, तो पढ़ते हैं इसको। तिलिस्मी घाटी की चुड़ैल। किसी समय तारापुर नाम के राज्य में जीतपाल नाम का राजा राज्य किया करता था। वह अपनी प्रजा का हर तरह से ख्याल रखता था। साथ ही वह अपनी रानी सने को बेहद प्यार करता था। उस दिन से रानी सने के प्रति उसकी चाहत और बढ़ गई जब रानी ने उसे खबर सुनाई कि महाराज आप पिता बनने वाले हैं। सच? हाँ, हुआ प्रिय। आज तुमने यह खबर सुनाकर मानो मेरे जीवन की सभी अभिलाषाओं को पूर्ण कर दिया है। सच प्रिय, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। फिर निश्चित समय पर रानी सन अपने शयन कक्ष में प्रसव पीड़ा से करा रही थी और राजा अजितपाल बार बारी बेचैन के आलम में टहल रहे थे। हे ईश्वर, मेरी सने और उसके होने वाली संतान की रक्षा करना। आह ओए। फिर कुछ ही देर बाद उआ उआ अगले पल रानी सने के एक शयन कक्ष का द्वार खुला और गजब हो गया महाराज, महारानी एक सुंदर बालक को जन्म देने के बाद स्वर्ग सिधार गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सने। तो तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कैसे जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। उआ उआ अजितपाल सने की मृत्यु पर दुखी हो उठा। तभी बड़ा ही मनुष्य है ये बालक, पैदा होते ही माँ को खा गया। हाँ। तब राजा सोचने लगा, क्या सच्ची राजकुमार मनुष्य है? कैसी की मनुष्य का साया पड़ते ही मेरी प्राणों प्रिय स्नेह की मृत्यु हुई है। हाँ अवश्य यह मनुष्य है, तभी तो पैदा होते ही अपनी माँ के लाड प्यार से वंचित हो गया है। इस तरह के एक अबोध बालक के प्रति प्यार और हमदर्दी के स्थान पर राजा के हृदय में घृणा ने जन्म लिया। अगले पल वह चीख उठा, मनुष्य है यह बालक, राजकुमार मनुष्य है। दासियों ले जाओ इस मनुष्य को मेरी नजरों के सामने से, और ध्यान रहे कि यह कभी मेरी नजरों के सामने न पड़े। जी महाराज। इस तरह का राजकुमार, कमबख्त सो जा, चुपचाप सो जा, यहाँ तेरी माँ नहीं बैठी जो तुझे लोरी सुनाएगी मनुष्य कहीं का। दास दासियों की तिरस्कारपूर्ण नजरों के साय में पलने लगा। इसी तरह 8 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा के कक्ष में दाई ने प्रवेश किया। महाराज की जय हो। महाराज, राजकुमार जयपाल अब 8 वर्ष के पूरे हो चुके हैं, अतः मेरे ख्याल से उन्हें गुरुकुल भेज देना चाहिए, ताकि दाइमा उस मनुष्य को शिक्षा दीक्षा की क्या जरूरत है। क्षमा करें महाराज, राजकुमार आपकी नजरों में चाहे जैसे भी हों, वे हैं तो इस राज्य के राजकुमारी। उनके शिक्षित रहने पर आपकी और इस पूरे राज्य की जग हसाई होगी। ठीक, हम कल उसे राजगुरु सुशर्मा के आश्रम में छोड़ाएंगे। फिर दूसरे दिन राजा जीतपाल राजकुमार अजयपाल को लेकर जैसे ही राजगुरु के आश्रम पहुंचे, ठीक उसी समय उनके देखते देखते गुरु जी, योग अभ्यास करे राजगुरु सुशर्मा को सर्प ने डस लिया और अगले पल उनकी मृत्यु हो गई। क्या हुआ चिंतामणि? गुरुवर को सर्प ने डसा है। और तब एक बार फिर राजा सोचने लगा, इसमें कोई संदेह नहीं कि राजकुमार अजयपाल मनुष्य है। गुरु आश्रम में कदम रखते ही राजगुरु की सर्पदंश द्वारा मृत्यु ही इस बात का पक्का प्रमाण है। फिर राजा जीतपाल राजकुमार को शिक्षा दीक्षा के लिए विद्याधर आचार्य के आश्रम में छोड़कर वापस लौट पड़े। यह मनुष्य इन्हीं साधारण बच्चों के साथ शिक्षा दीक्षा पाने लायक है। इस तरह राजकुमार जयपाल विद्याधर आचार्य के आश्रम में शस्त्र व शास्त्र विद्या प्राप्त करने लगा। वाह जय। फिर 10 वर्ष बाद एक दिन, महाराज की जय हो, राजकुमार जयपाल अपनी शिक्षा समाप्त करके आश्रम में लौटे हैं। महाराज की जय हो, राजकुमार जयपाल अपनी शिक्षा समाप्त करके आश्रम से लौटे हैं और वे महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आ गया मनुष्य अपनी मनुष्यत का साया लेकर। राजकुमार को दरबार में आने की आज्ञा है। फिर जैसे राजकुमार अजयपाल ने राज दरबार में प्रवेश किया, एक पल के लिए तो राजा उसकी ओर देखता ही रह गया। वर्षों बाद पिताश्री के दर्शन हुए। वह कितना सुंदर और सजीला अजय, काश यह मनुष्य न होता। पिताश्री महाराज के चरणों में राजकुमार तेजी से राजा की ओर बढ़ा, किंतु तभी गजब हो गया महाराज, सूरतगढ़ की सेना ने राज्य पर आक्रमण कर दिया है। सेनापति, तुरंत ही सेना को कूच का आदेश दो। जी महाराज। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ठीक इसी समय सूरतगढ़ की सेना ने राजमहल में प्रवेश किया। स्थिति की गंभीरता को भांपते राजा ने अपनी म्यान से तलवार निकाल ली। अब मेरी पराजय तो निश्चित ही है, अतः मौका मिलते जान बचाकर भाग निकलने में ही मेरी भलाई है। इधर सेनापति महामंत्री व राजकुमार अजयपाल भी
दुश्मनों से भिड़ गए। शिकारी राज दरबार में घुसाई मुट्ठी भर सैनिकों का सफाया हो गया। खचाक आह! तब महामंत्री से पहले की दुश्मनों की पूरी सेना राज दरबार में आ पहुंचे। आप सब मेरे पीछे आए। आखिर पिताश्री चाहते क्या हैं? अगले पल वे राजा के पीछे पीछे उनके शयन कक्ष में पहुंचे। शयन कक्ष में पहुंचकर राजा ने अपने पलंग के सिरहाने लगा कोई गुप्त कलपुर्जा दबाए तो वो गुप्त मार्ग। इस तरह राजा अजितपाल अपने महामंत्री सेनापति व राजकुमार अजयपाल सहित गुप्त मार्ग से निकलकर एक बियाबान जंगल में पहुंचे। महामंत्री से पहले की श्याम गिराए, हमें रात व्यतीत करने के लिए कोई सुरक्षित स्थान खोज लेना चाहिए। तो क्या पिताजी, अब हमें महलों के स्थान पर इसी तरह जंगलों में रहना होगा? हाँ मनुष्य, जिस पर तेरी मनुष्यता का साया पड़ेगा उसे इससे भी बुरे दिन देखने पड़ेंगे। लेकिन महाराज, इसमें राजकुमार जी का कोई दोष नहीं है। ये सब तो भाग्य का खेल है। नहीं महामंत्री जी, हमें आज यह दिन सिर्फ इसी मनुष्य के कारण देखना पड़ा है। यह मनुष्य पैदा होते अपनी माँ को खा गया। उफ, यह मैं क्या सुन रहा हूँ। फिर शिक्षा के लिए इसके गुरु आश्रम में पहुंचते ही राजगुरु की मृत्यु होगी। और आज 10 वर्षों बाद जैसे इस मनुष्य ने जीवन में पहली बार हमारे राज दरबार में प्रवेश किया, मेरे हाथों से मेरा राज्य छिन गया। यह मनुष्य है, मनुष्य है ये। उफ, यह सब सुनने से पहले मैं बहरा क्यों नहीं हो गया। शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। इस समय में राजकुमार जी की ओर ध्यान देने की जगह किसी सुरक्षित स्थान की तलाश कर सबसे पहले यह विचार करना चाहिए कि हम अपना खोया हुआ राज्य दुश्मनों से कैसे वापस ले सकते हैं। ओह, जब तक यह मनुष्य हमारे साथ है, हम दुश्मनों से अपना राज्य वापस तो क्या, शायद हम चैन की एक सांस भी नहीं ले सकते सेनापति जी। तो ठीक है पिताजी, अब मैं भी नहीं चाहूंगा कि मेरी मनुष्यता का साया फिर कभी आप पर पड़े। अतः अब इसी वक्त से मेरे और आपके रास्ते अलग अलग हैं। कहने के साथ ही राजकुमार अजय एक और बढ़ चला। राजकुमार जी, मामंत्री जी, जाने दो उस मनुष्य को, जहां जाता है जाए। राजकुमार बियाबान जंगल में निरुद्देश्य ही एक और बढ़ता रहा। हे ईश्वर, यह तूने मुझे कैसा कलंकित जीवन दिया है कि आज मेरा जन्मदाता ही मुझे मनुष्य कह रहा है, मुझे उन सारी घटनाओं का उत्तरदायी ठहरा रहा है जो शास्त्रों के अनुसार सिर्फ एक होनी है, जिसे टाला नहीं जा सकता था। इसी सोच में डूबा वह एक और बढ़ ही रहा था कि तभी दौड़, ओह शेर, गुर्र! आओ प्यारे वनराज, जाओ, अपना पेट भरो और मुझे इस कलंकित जीवन से मुक्ति दिलाओ। शेर ने भी जैसे उसकी बात को सुना समझा और दौड़, किंतु तभी हवा में ही खचाक! ओह, यह तो गया काम से। टप टप। तो यो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस भरी जवानी में तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? आत्महत्या नहीं श्रीमान जी, मैंने तो कभी आत्महत्या के बारे में सोचा तक नहीं है। तो फिर इस बियाबान जंगल में नियत एक जंगली शेर के सामने बेखौफ, ऐसे जैसे तुम्हें मौत का तनिक भी भय ही न हो। भयभीत होने से भी तो मेरी जान नहीं बचने वाली थी श्रीमान जी। वाह युग, हमें तुम्हारी हाजिर जवाबी पसंद आई। क्या मैं तुम्हारा परिचय जान सकता हूँ? मनुष्य। जी हाँ श्रीमान जी, यही मेरा परिचय है कि मैं मनुष्य हूँ। मनुष्य, यह भी कोई परिचय हुआ? युग, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो ठीक है श्रीमान जी, सुनिए। मैं अब से कुछ देर पहले तारापुर राज्य का राजकुमार था, लेकिन अब फिर राजकुमार उस अजनबी को अपने बारे में सब कुछ बताता चला गया। और उसकी पूरी बात सुनने के बाद, अजीब बात है, दोषी न होते हुए भी तुम अपने पिता की नजरों में मनुष्य हो, और मैं भी दोषी न होते हुए अपनी पुत्री के सारे दुखों के लिए अपने आप को उत्तरदायी समझता हूँ। पुत्री के दुख? देखिए श्रीमान जी, यह तो आपकी वेशभूषा देखकर ही कहा जा सकता है कि आप किसी देश के राजा हैं। लेकिन मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूँ, और यह भी कि आपकी पुत्री को क्या दुख है, तथा आप उसके उन दुखों के लिए अपने आप को क्यों उत्तरदायी मानते हैं। मैं रावतपुर का राजा शिव प्रताप हूँ, और रही मेरी पुत्री के दुखों की बात, तो उसके पीछे एक लंबी कहानी है, जिसे यदि मैं इस समय सुनाने लगा तो रात ही यहीं हो जाएगी। अतः तुम मेरे साथ हमारे राजभवन चलो, मैं तुम्हें पूरी कहानी विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। ठीक है महाराज, मैं आपके साथ चलने को के लिए तैयार हूँ। इस तरह राजकुमार अजय राजा शिव प्रताप के साथ रावतपुर राज्य की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर राजा और राजकुमार अजय ने एक साथ भोजन किया। तत्पश्चात, महाराज कृपया आप मुझे राजकुमारी और उसके दुखों के बारे में बताएं। सुनो। आज से करीब 13 वर्ष पूर्व
मैं शिकार के लिए जंगल पहुंचा तो अचानक ही दो शक्तिशाली वन मानुषों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। जमीन पर गिरते मैं बड़ी फुर्ती से उठा, म्यान से तलवार निकाली और खचाक। लेकिन इससे पहले कि मैं उस वन मानुष के पेट में फंसी अपनी तलवार निकाल पाता कि तभी धड़ाक। आह! अगले पल दूसरे वन मानुष ने मुझ पर छलांग लगा दी, लेकिन तब तक मैं अपना शतान छोड़ चुका था। भड़ाक गुर्र। और उस समय मैं इस बात से कतई बेखबर था कि मेरे और वन मानुष के बीच चल रहे इस द्वंद युद्ध को कोई और बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। वह कितना सुंदर व बहादुर है यह इंसान। अब तो मैं इससे ही ब्याह करूंगी, ही ही ही। तभी मुझे मौका मिला और मैंने निकट ही मर्द पड़े वन मानुष के पेट से तलवार निकाली। गुर्र। और खचाक। आउच। तभी वाह क्या बात है। फिर आवाज की समावनी पर नजर पड़ते ही मैं चमत्कार तुझसा रह गया। आप कौन है सुंदरी, और इस बियाबान जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? रजन, तुम मुझे देवलोक की अप्सरा समझ सकते हो, और अब चूंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ अतः तुम्हें मेरे साथ विवाह करना होगा। असंभव। सुंदरी, मुझे तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही विवाहित हूँ। तो क्या हुआ, तुम राजा हो, क्या तुम्हें दूसरा विवाह करने से कोई रोक सकता है? देखो सुंदरी, यह मेरी कोई बाल अटका विषय नहीं है, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। राजन, तुमने मेरे प्रस्ताव को ठुकराकर अपने हित में ठीक नहीं किया है। तो तुम गुस्ताख लड़की, तुम मुझे धमका रही हो। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए मजा चखा सकता हूँ। हा 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 हा। इसी अट्ठास के साथ उस सुंदरी का रूप बदलने लगा। हा 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 हा। देखते देखते मूर्ख राजा, तूने मेरे साथ विवाह करने से इनकार कर अपने बुरे दिनों को आमंत्रित किया है। उफ, ये तो मायाविनी चुड़ैल है। और सुन राजा, मैं तुझे मारूंगी नहीं, बल्कि तुझे मौत से भी बदतर एक ऐसी जिंदगी दूंगी कि तू हर पल अपनी मौत की कामना करेगा। हा हा हा। तू क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये तो बात की बात है, ये ले पहले मेरे वार से बचकर दिखा। लेकिन जैसे मैंने चुड़ैल पर वार करना चाहा, एकाएक वह अदृश्य हो गई। हा 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 साए। मूर्ख राजा, अब तो मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना मैं शीघ्र ही तुमसे फिर मिलूंगी, और हमारी दूसरी मुलाकात तेरे बुरे दिनों की शुरुआत होगी। हा हा हा। हम्म। फिर उस दिन मैं जंगल से लौट आया, फिर करीब एक माह बाद, जब मैं अपनी पत्नी रानी चंद्रकांता और 3 वर्षीय पुत्री राजकुमारी उर्मिला के साथ राज के उद्यान में टहल रहा था कि तभी हा हा हा। अगले पल वही वही चुड़ैल प्रकट हुई, और एक ही झपट्टे में उसने चंद्रकांता की गोद में से उर्मिला को छीन लिया। राजन, मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ तिलिस्मी घाटी लिए जा रही हूँ। मैं इसे मारूंगी नहीं, क्योंकि इसके मरने पर तुम शायद रो धोकर संतोष कर लोगे, लेकिन इसके जीवित रहने पर तुम हर पल इसकी याद में आंसू बहाओगे। यही मेरा प्रतिशोध होगा। हा हा हा। नहीं दुष्टा, तू उसे नहीं ले जा सकती, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैंने म्यान से तलवार निकालनी चाहिए, लेकिन तभी धड़ाक। फिर मैं अपनी चेतना खो बैठा, और वह चुड़ैल मासूम राजकुमारी उर्मिला को उठाकर ले गई। तो क्या फिर आपने राजकुमारी की खोज खबर ली? हाँ, उसमें आते मैंने अपने सैनिकों को राजकुमारी की खोज के लिए दौड़ा दिया, और फिर करीब 5 माह की खोज खबर के बाद सेनापति ने मुझे खबर सुनाई। महाराज की जय हो, हमने तिलिस्मी घाटी का पता लगा लिया है। सच? जी महाराज। फिर देखते क्या हो, हम अभी अपनी पूरी सेना के साथ तिलिस्मी घाटी और रवाना होना चाहेंगे। जो आज्ञा महाराज की। फिर 10 दिन की यात्रा के बाद हम अपनी सेना के साथ तिलिस्मी घाटी पहुंचे। महाराज, यह सामने वाली घाटी तिलिस्मी घाटी कहलाती है, और सुना गया कि वह दुष्ट चुड़ैल सामने वाली झोपड़ी में रहती है। चलो, और उस झोपड़ी को चारों ओर से घेर लो। लेकिन जैसे सैनिकों ने घाटी में उतरना शुरू किया, एकाएक पहाड़ पर दरारें पड़ने लगी, और अगले पल एक विनाशकारी दृश्य मेरे सामने था। बचाओ, आए, उफ। फिर यह स्थिति तिलिस्मी अंदाज में तुरंत ही बदली, और अगले क्षण उससे भी भयावह दृश्य था। हे भगवान, बचाओ, ओह उफ। आग भी जल्दी बुझी, और सैनिकों की और मौत एक नए अंदाज में बढ़ी। ओह बचाओ, भागो। हा हा हा। मूर्ख राजा, तू क्यों अपनी सेना का दुश्मन बन बैठा है? इस घाटी में मेरी इच्छा के बिना तेरी सेना तो क्या, यह हवा का एक झोंका भी नहीं आ सकता। आई हाय। हाँ, तू जरूर नीचे आ सकता है, मैं तेरे प्राण नहीं लूंगी, क्योंकि मैं तुझे कोई आसान मौत नहीं देना चाहती। हा हा हा। मैं आ रहा हूँ दुष्टा। तब मैं आगे बढ़ा,
बोल दुष्टा, कहाँ मेरी बेटी? वह सामने। मेरी बेटी? फिर मैं अपनी बेटी को उठाकर जैसे ही उस चबूतरे से नीचे उतरा तो मेरी बेटी के शरीर के 4 टुकड़े हो गए। हा हा हा, नहीं। मूर्ख इंसान, यह मेरी तिलिस्मी घाटी है। अपनी बेटी को तुरंत ही फिर से उस चबूतरे पर ले जा, उसके सारे अंग फिर से जुड़ जाएंगे। और याद रख, तू जब भी चाहे आकर अपनी बेटी से मिलना और अपने व उसके भाग्य पर रोना, लेकिन भूले से भी कभी इसे इस चबूतरे से नीचे नीचे न उतारना, नहीं तो इसके शरीर के 4 टुकड़े हो जाएंगे, समझे? हा हा हा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? फिर मैं जैसे अंग कटी अपनी बेटी को लेकर पुनः चबूतरे पर पहुंचा तो, पिताजी, मेरी बेटी। इस तरह मजबूर होकर मैं अपनी बेटी को तिलिस्मी घाटी में छोड़ आया। इधर बेटी के गम में रानी चंद्रकांता ने अपने प्राण त्याग दिए थे। ओह। तो क्या फिर कभी आप राजकुमारी से मिलने तिलिस्मी घाटी गए? हाँ, मैं प्रत्येक माह अपनी प्यारी बेटी से मिलने तिलिस्मी घाटी जाता हूँ और अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाता हूँ। महाराज, अब आप और दुखी मत होइए। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी राजकुमार जी आपके पास होंगी। ईश्वर तुम्हारी बात सही करे, लेकिन फिर भी मैं निराश ही हूँ राजकुमार। ईश्वर पर भरोसा रखे महाराज, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। फिर वार्तालाप यहीं समाप्त हो गया और राजा से आज्ञा लेकर राजकुमार विश्राम करने अतिथिशाला चला गया। फिर दूसरे दिन सुबह सवेरे ही राजकुमार अजय राजा शिव प्रताप के सैन्य कक्ष में पहुंचा। महाराज, मुझे आज्ञा दे, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन कहाँ कहाँ जाओगे तुम? महाराज, इस समय मेरा मन कुछ दुखी सा है। सोचता हूँ कि उन्हें दिल बहलाने के लिए कहीं घूम आऊं। हाँ, यह ठीक रहेगा। मैं भी तुम्हारी यात्रा का प्रबंध करा देता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद राजा से आज्ञा लेकर राजकुमार अजय को ओर चल पड़ा। जाने क्यों मुझे इसे पुत्र जैसा स्नेह हो गया है। क्षमा करे राजन, मैंने आपसे झूठ बोला है। मैं घूमने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि राजकुमार को दुष्ट चुड़ैल के चुंगल से मुक्त कराने का उद्देश्य लेकर जा रहा हूँ। अब देखना कि ईश्वर मुझ मनुष्य को मेरे उद्देश्य में सफलता देता है या नहीं। फिर 5 दिन की लगातार यात्रा के बाद राजकुमार अजय एक बियाबान जंगल से गुजर रहा था कि तभी धड़ाक। राजकुमार के जमीन पर गिरते जंगली भैंसा तेजी से उसकी तरफ लपका। अरे बाप रे! हो। लेकिन बहुत ही फुर्ती दिखाते हुए राजकुमार ने तुरंत ही वह स्थान छोड़ दिया। भड़ाक। किंतु अभी वह खड़ा ही हुआ था कि तभी फिर से उसी जंगली भैंसे ने उस पर आक्रमण कर दिया। वो। उफ, अजीब मुसीबत है। फिर दोनों में जोर आजमाइश शुरू हुई। ज्यादा देर तक इस मुसीबत को रोके रखना मेरे बस की बात नहीं है। तभी भैंसे ने सिर को एक भयानक झटका दिया, परिणाम स्वरूप उफ। फिर जमीन पर गिरने के साथ ही राजकुमार बाला लिए तेजी से उठा, लेकिन तभी उसकी नजर सामने भैंसे के स्थान पर खड़े एक यक्ष पर पड़ी तो वह बुरी तरह चौंक पड़ा। आप आश्चर्य मत करो योग, मैं एक यक्ष हूँ और अभी थोड़ी देर पहले तुम जिस भैंसे से युद्ध कर रहे थे वह भी मैं ही था, और मेरी इस हालत की जिम्मेदार थी तिलिस्मी घाटी की चुड़ैल। क्या? हाँ, ये आज से कुछ दिन पहले की बात है। मैं इसी जंगल से गुजर रहा था कि तभी बचाओ बचाओ, मैं चीखों पुकार वाली दिशा में बढ़ा और देखा कि अरे, यह तो कुछ चुड़ैल है जो शायद इन 3 इंसानों को अहित करना चाहती है। छोड़ दे दुष्टा हमें। तब मैंने आगे बढ़कर उसे ललकारा। ए दुष्टा, छोड़ दे इन तीनों निर्दोष मानवों को। इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? हा हा हा, इन्हें छोड़ दूं? अरे मूर्ख यक्ष, ये तो मेरे लिए एस एस असर अमर फल है। अरे मूर्ख यक्ष, ये तो मेरे लिए अमर फल है। आज से 15 दिन बाद ठीक अमावस्या वाले दिन अपने देवता के आगे इनकी बलि देने के बाद मैं अमर हो जाऊंगी, और तू कहता कि मैं इन्हें छोड़ दूं? हा हा हा। अब तो मौत निश्चित है। दुष्टाई से पहले कि तू इनकी बलि अपने देवता को चढ़ाए, मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। यह ले बच। अगले पल उस चुड़ैल के मुंह से एक त्रिशूल निकला और टनाक। हा हा हा। अरे आश्चर्य, मेरी शक्ति के पर खच्चे उड़ गए। और तब आगे बढ़ता हुआ त्रिशूल मेरी गर्दन से टकराया और खचाक। उफ। हा हा हा। लेकिन अगले पल, हा हा हा, वो मैं तो भूल ही गई कि यक्ष स्वर्गलोक का प्राणी है और अमर है, अतः इसे मारना संभव नहीं है। तो क्यों न मैं मंत्र बोलकर इसका अतिथि बुला दूं, ताकि यह मेरे मार्ग का रोड़ा न बन सके। यह सोचकर चुड़ैल ने एक भाला निकाला और कोई मंत्र पढ़कर मेरी ओर फेंक दिया। और इससे पहले कि मैं उस आक्रमण का कोई बचाव कर पाता कि तभी खचाक आई।
इसी के साथ न केवल मेरा अतीत मुझसे छिन गया बल्कि साथ ही मेरा रूप भी मुझसे छिन गया। गो, हा मूर्ख यक्ष, अब तुम सारी जिंदगी जंगल की हरी हरी घास चरना, हा हा हा। फिर बस आज जैसे तुमने मेरे माथे पर दसा दसा बाला निकाला, मुझे मेरा ये अतीत और रूप दोनों ही वापस मिल गए। चलो अनजाने से ही इस मनुष्य के हाथों एक तो अच्छा कार्य हुआ। मनुष्य युवक, तुम अपने आप को मनुष्य क्यों समझते हो? इसलिए कि मेरे पिताश्री मुझे मनुष्य कहते हुए समझते हैं। लेकिन तुम्हारे पिताश्री तुम्हें मनुष्य क्यों समझते हैं? कुछ ऐसी दुर्घटनाओं के कारण जो शायद संयोगवश उस समय घटी है जब मैं घटना स्थल पर पहुंचा हूं। जैसे फिर राजकुमार अजय यक्ष को शुरू से लेकर अंत तक की सारी कहानी विस्तार पूर्वक बताता चला गया। और उसकी पूरी बात सुनकर, ओह, होनी को तुम्हारे माथे गड़कर तुम्हारे पिताजी ने कितनी बड़ी भूल की है। खैर, मुझे विश्वास है कि जल्दी तुम्हारे पिताजी को इस सत्य का एहसास हो जाएगा कि तुम या इस संसार में कोई भी इंसान मनुष्य नहीं होता। और अब तुम चूंकि एक पवित्र उद्देश्य के लिए निकले हो, अतः यह लो पवित्र माला। जब तक यह तुम्हारे गले में रहेगी, तिलिस्मी घाटी का कोई भी तिलस्म तुम पर असरकारक नहीं होगा और तुम आसानी से उस चुड़ैल को मार सकोगे। और चुड़ैल के मरते तिलिस्मी घाटी का सारा तिलस्म अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन यक्षराज, एक बात मेरी समझ नहीं आई। जब अद्भुत माला आपके पास थी तो आपने चुड़ैल को क्यों नहीं मार दिया? तुम्हारा संदेह ठीक है राजकुमार। यक्षों के राजा ने मुझे माला देते हुए कहा था कि यह माला मैं अपने काम के लिए किसी दूसरे लोक में इस्तेमाल नहीं कर सकूंगा, लेकिन कोई दूसरा इसका कहीं भी अपने शत्रु को मारने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए उस चुड़ैल ने मुझे वैसा बना दिया। यह कहने के साथ ही यक्ष अदृश्य हो गया और राजकुमार अजय एक बार फिर से तिलिस्मी घाटी की ओर बढ़ चला। फिर 5 दिनों की यात्रा के बाद राजा शिव प्रताप के बताए अनुसार यही तिलिस्मी घाटी होनी चाहिए। फिर घोड़े से उतरकर वह घाटी में उतरने लगा। लेकिन अभी वह घाटी में कुछ ही नीचे उतरा था कि तभी घाटी पर दरारें पड़ने लगी। हा हा हा। किंतु राजकुमार सुरक्षित था। ऐसा लगता कि मेरे पांव तले कोई पारदर्शी शीशे की जमीन सी बिछ गई हो। मेरे ख्याल से यह सब यक्ष द्वारा दी माला का चमत्कार है। राजकुमार पुनः आगे बढ़ा। अभी मजा चखाती हूँ इसे। अगले पल घाटी दू दू करके जलने लगी। उफ! तभी हैं, देखते देखते घाटी पर लगी आग पूरी पूरी तरह बुझ गई। अभी राजकुमार ने इस मुसीबत से छुटकारे की सांस ली ही थी कि तभी गुड़ गुड़ गुड़, उफ, मुसीबत पर मुसीबत। लेकिन अगले पर राजकुमार के गले में पड़ी माला से रोशनी की कई किरणें निकली और राजकुमार को लुढ़कती चट्टानों से टकराई। परिणाम स्वरूप भड़ाम भड़ाम। अरे, यह तो कोई मायावी छोकरा लगता है। मैं इसे अभी मजा चखाती हूँ। अगले पल, हा हा हा, मूर्ख छोकरे, तू यहाँ मरने के लिए ही आया है न? ले मर। फिर चुड़ैल ने अपना हाथ हवा में लहराए तो हा हा हा। फिर, उफ, अब बचाव का क्या उपाय करूं? लेकिन राजकुमार का बचाव हुआ यक्ष द्वारा दी माला के कारण। त्रिशूल राजकुमार की गर्दन तक पहुंचकर रुका और फिर वापस हुआ नहीं। और अगले पल, खचाक, आह! ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है। इसी के साथ तिलिस्मी घाटी की चुड़ैल का अंत हो गया। फिर राजकुमार अजय झोपड़ी के पीछे बने चबूतरे तक पहुंचा तो, अजय बेटे, तुम पिताश्री आप? अरे, यह सुंदर युवक कौन है और यहाँ कैसे पहुंचा? पिताश्री, आप लोग इस चुड़ैल के चंगुल में कैसे फंस गए थे? बेटे, जिस दिन मैंने तुमको बुरा भला कहकर जंगल से में अपने से अलग किया था, यह चुड़ैल उसी दिन हमको यहाँ उठा लाई थी। लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंचे? पिताश्री, मैं राजकुमारी उर्मिला को यहाँ से मुक्त कराने का इरादा लेकर आया था। और अरे, यह सुंदर युवक तो मेरा नाम भी जानता है। इसी के साथ राजकुमार ने उन्हें पूरी बात बता दी। और उसकी पूरी बात सुनने के बाद राजा अजीतपाल ने अपने किए वह कहे पर राजकुमार के आगे खेद प्रकट किया। और फिर सब लोग राजकुमारी उर्मिला को साथ लेकर रावतपुर के राजा शिव प्रताप के यहाँ पहुंचे तो, पिताजी, मेरी बेटी, तुम कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? फिर राजकुमार ने उन्हें भी सारी कहानी सुना दी। फिर कुछ दिनों बाद राजा शिव प्रताप की विशाल सेना के साथ राजा अजीतपाल ने तारापुर राज्य पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण! कई दिनों की भयंकर लड़ाई के बाद अंत में राजा अजीतपाल की विजय हुई। इस तरह उन्हें अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया।
राज्य वापस मिलने के बाद राजा अजितपाल ने शिव प्रताप की सहमति से राजकुमार अजय और राजकुमारी उर्मिला का विवाह कर दिया। और उसके बाद राजा अजितपाल ने कभी भूले से भी राजकुमार अजय को मनुष्य नहीं कहा। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।